नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014 के वो नियम जो हर रजिस्टर्ड आरए और जो आरए बनना चाहते हैं उनके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे रेगुलेशन 13 टू रेगुलेशन 20 यानी रेगुलेशन 13 से लेकर रेगुलेशन 20 तक यानी कंप्लायंस के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, फीस के बारे में, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और डिस्क्लोजर से जुड़े सख्त कानून के बारे में। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं या आरए बनना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन 13 यानी रेगुलेशन 13 की। रेगुलेशन 13 सर्टिफिकेट कंडीशंस की बात करता है। सेबी से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर बेस्ड होता है। पहली, रिसर्च एनालिस्ट को सेबी एक्ट और उसके द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है। दूसरा, अगर आपने कोई जानकारी दी गई है और उस जानकारी में कोई बदलाव होता है तो सेबी को तुरंत राइटिंग में बताना होगा। एग्जाम्पल, जैसे आप अपना अगर एड्रेस चेंज करते हैं तो तुरंत बताइए। अगला, करस्पॉन्डेंस में रिसर्च एनालिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, यानी आप किसी भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी मेल में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लिखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अब नए पार्ट टाइम आरए भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम आरए हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन में पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट लिखना जरूरी होगा। और याद रखें, पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट 75 क्लाइंट से ज्यादा कैटर नहीं कर सकता है। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं हर रेगुलेशन के साथ आपको टिप दूंगा, तो ध्यान से सुने। दोस्तों, इस रेगुलेशन के अंतर्गत मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। पार्ट टाइम आरए को फुल टाइम नौकरी करने की परमिशन तभी है जब वह डिस्क्लोजर और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन 14 की। रेगुलेशन 14, सेबी किसी बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट को रिसर्च एनालिस्ट की निगरानी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट कर सकता है। और ध्यान रखें, प्रॉक्सी एडवाइजर की निगरानी डायरेक्ट सेबी ही करेगा। सेबी यह भी कह सकता है कोई भी व्यक्ति आरए तभी बन सकता है जब वह रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी में इनलिस्ट हो जाए। अब मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा, यानी आपको अब अपनी सारी क्वेरी के लिए बीएससी से बात करनी होगी, ना कि सेबी से। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले रेगुलेशन यानी रेगुलेशन 15 की, जो बात करता है इंटरनल पॉलिसीज की। हर आरए या रिसर्च एंटिटी को अपनी रिटन पॉलिसी या कंट्रोल प्रोसीजर बनानी होगा ताकि वो पर्सनल ट्रेड से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोका जा सके। सेकेंड, रिसर्च अनबायस्ड हो। थर्ड, रिसर्च रिपोर्ट का मिसयूज ना हो। और चौथा, रिसर्च एक्टिविटी को अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी से अलग रखा जा सके। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, यानी आरए को अपनी पॉलिसी बनानी होगी और उसको राइट अप में हमेशा के लिए रखना होगा और अपने सारे एम्प्लॉयज को वो पॉलिसी अपडेट करनी होगी। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन 15A की। सेबी ने फीस वसूलने को लेकर स्पष्ट नियम बना दिया है। आरए अपने क्लाइंट या एग्रीगेटेड इन्वेस्टर से रिसर्च एडवाइस की फीस ले सकता है, लेकिन सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही आप फीस ले सकते हैं। दोस्तों, इसको जून 2025 के मास्टर सर्कुलर में भी डिफाइन करा गया है। एक इंडिविजुअल या एचयूएफ से आरए 1,51,000 फीस से ज्यादा नहीं ले सकता है और अगर बीच में सर्विस टर्मिनेट होती है तो प्रोपोर्शनल रिफंड देना होगा। अब आरए अपने क्लाइंट से ब्रेकेज फीस नहीं ले सकता है और एडवांस फीस केवल 1 साल की ली जा सकती है। रिटन एग्रीमेंट और कंसेंट लेना जरूरी है। यहाँ दोस्तों, मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा। दिसंबर 2024 से पहले आरए को लेकर फीस की कोई लिमिट नहीं थी, बट अब आरए की फीस के लिए स्लैब डिसाइड हो गया है। और मजेदार बात यह है कि एक आरए इंडिविजुअल क्लाइंट से कितनी फीस ले सकता है इस पर तो रेस्ट्रिक्शंस है, बट अगर आपका क्लाइंट नॉन इंडिविजुअल यानी कंपनी एलएलपी है तो फीस लेने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये आरए और क्लाइंट के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट से कवर होगी। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप रिटेल क्लाइंट के साथ डील करना चाहते हैं तो आपकी फीस की रेस्ट्रिक्शन 1,51,000 है, पर अगर आपके क्लाइंट्स नॉन इंडिविजुअल हैं तो आप बायलैटरल एग्रीमेंट के हिसाब से फीस ले सकते हैं। दोस्तों, रेगुलेशन 16 आरए की ट्रेडिंग लिमिटेशन पर बात करता है, यानी आरए की पर्सनल ट्रेड मॉनिटर होगी। आरए उसके रिलेटिव एसोसिएट जिस स्टॉक पर रिपोर्ट देते हैं उसमें 30 दिन के अंदर और 5 दिन के बाद ट्रेड नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप एक रिसर्च रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिसर्च रिपोर्ट में जिस स्टॉक का आपने नाम लिया है, उसको अपनी रिसर्च रिपोर्ट देने के 5 दिन के भीतर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं और उस रिसर्च देने से 30 दिन के पहले के अंतराल में, यानी कि आपने रिसर्च आज दी है, तो 30 दिन तक का जो अंतराल है आपका, उस दौरान भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये 30/5 का फ़ॉर्मूला है। आरए अपनी रिसर्च के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकता है। यानी अगर आपने किसी स्क्रिप्ट ने बाय की कॉल दी है, तो 30 और 5 का फ़ॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ही आप पर दोस्तों। लेकिन आप उस स्क्रिप्ट में जिसमें आपने बाय कॉल दी है, उसमें आप सेल नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, आरए उस इश्यूअर के आईपीओ में निवेश नहीं कर सकता है अगर वह वैसी ही कंपनीज पर रिपोर्ट देता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। आप अगर आरए बन गए हो तो आपको अपनी और अपनी फैमिली की ट्रेडिंग एक्टिविटी को समझना होगा और इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करना होगा और उन स्क्रिप्ट में टिप ना दें जो आप बाय या सेल करने वाले हैं। अगला रेगुलेशन यानी रेगुलेशन 17 में आरए के कंपनसेशन को लेकर डिस्कशन हुआ है। आरए को मिलने वाली कंपनसेशन किसी स्पेसिफिक बैंकिंग या ब्रोकिंग डील से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। सैलरी या बोनस एक अलग-अलग कमेटी अप्रूव करेगी जिसमें ब्रोकरेज या किसी और डिवीजन के लोग ना हो। परफॉर्मेंस का लिंकेज बैंकिंग डील से नहीं होना चाहिए। आरए बैंकिंग या ब्रोकरेज के लोगों के अंडर काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूंगा। आरए की सैलरी किसी सेल्स टारगेट या ब्रोकिंग रिलेटेड से नहीं डिसाइड होगी और आरए रिसर्च डिवीजन को छोड़कर किसी और डिवीजन में जॉब रिपोर्टिंग नहीं करेगा। यानी आरए का बॉस सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्टिकल से होगा, ना कि ब्रोकिंग या अदर वर्टिकल से। अगला रेगुलेशन 18 आरए की रिसर्च रिपोर्ट्स और पब्लिक अपीयरेंस पे बात करता है। आरए ने अगर किसी आईपीओ या एफपीओ की कंपनी में एज ए मैनेजर एक्ट किया है तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो आईपीओ के केस में 40 दिन और वो रेस्ट्रिक्शन एफपीओ के केस में 10 दिन की होती है। अगर आरए ने किसी कंपनी के आईपीओ में एज ए अंडरराइटर एक्ट किया है तो वो 25 दिन तक उस स्क्रिप्ट में कॉल नहीं दे सकता है। रिसर्च एनालिस्ट किसी सेल्स पिच या रोड शो में हिस्सा नहीं ले सकता है। हर रिसर्च रिपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूरी है। यानी आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट देते हैं तो उसका रैशनल आपको बनाना और रखना बहुत जरूरी है। आरए किसी भी कंपनी के साथ फेवरेबल रिव्यू का वादा नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में वही राय होनी चाहिए जो आरए की हो। आरए को दूसरे बिजनेस टीम से अलग रखना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा। रिसर्च एनालिस्ट को इन्वेस्टमेंट या रिसर्च से जुड़ी बातचीत क्लाइंट से डायरेक्ट करनी होती है, ना कि बैंकिंग या ब्रोकिंग टीम के लोगों के सामने। अब हम बात करते हैं अगले रेगुलेशन की। रेगुलेशन 19 रिपोर्ट में क्या-क्या जरूरी डिस्क्लोजर होने चाहिए। हर रिसर्च रिपोर्ट में ये डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है। पहला, ऑनरशिप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आरए उसके रिलेटिव या उसके एसोसिएट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट 1% से अगर ज्यादा है किसी कंपनी में तो आरए को ये रिसर्च रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा। आरए जिस स्टॉक में रिसर्च दे रहा है, क्या उसने 12 महीने में उस कंपनी से कोई कंपनसेशन लिया है, ये भी डिस्क्लोज करना होगा। आरए को ये भी बताना होगा क्या उसने आईपीओ मैनेज किया है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या अन्य सर्विसेज के लिए कोई फीस ली है। आरए को पब्लिक अपीयरेंस में भी इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। इस रेगुलेशन से रिलेटेड मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा। अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एंटिटी अपनी रिपोर्ट तैयार करने में एआई टूल्स का इस्तेमाल करता है तो उसे ये बात अपने क्लाइंट्स को साफ-साफ बतानी होगी। रेगुलेशन 19A ये रेगुलेशन दिसंबर 2024 के बाद आया है और ये कहता है हर आरए को एक फंक्शनल वेबसाइट मेंटेन करनी होगी जिसमें सेबी द्वारा तय की सारी जानकारी मौजूद होनी चाहिए। इस रेगुलेशन को लेके मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा। वेबसाइट का प्रोविजन दिसंबर 2024 से पहले नहीं था, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद अब कोई भी आरए बन रहा है या ऑलरेडी आरए है, उसे एक कंप्लायंट वेबसाइट रखनी होगी। उस पर ही आपको सारी पॉलिसी, कंप्लेंट डाटा, इन्वेस्टर चार्टर रखना होगा। आप काम करें या ना करें, वेबसाइट फंक्शनल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 20 की, जो रिसर्च रिपोर्ट की क्वालिटी की बात करता है। तो उसमें पहला पॉइंट है, रिसर्च रिपोर्ट के फैक्ट रिलायबल सोर्स से होने चाहिए।
अगर आप कोई भी रेटिंग दे रहे हैं तो उसके टर्म्स, होराइजन और बेंचमार्क स्पष्ट हों। और दोस्तों, थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्राइस टारगेट 1 साल से ज्यादा दे रहे हैं तो 1 साल से लेकर 3 साल जो भी कम हो उसका डेली प्राइस ग्राफ दिखाना होगा। चौथा, रिकमेंडेशन के पीछे सॉलिड डेटा और एनालिसिस होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा, सेबी ये वेरीफाई कर सकता है कि रिपोर्ट डेटा बैक्ड है या नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा सेबी का रेगुलेशन 13 टू 20 तक का कंप्लायंस फ्रेमवर्क कितना डिटेल्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जल्द ही हम और सेबी आरए कंप्लायंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं या बनना चाहते हैं तो ये केवल कानून ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है।